मैं उस पर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पर्स को उस लड़की तक वापस पहुंचाऊं, क्योंकि ये पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। उसमें इतनी भारी रकम और जवाहरात मौजूद थे जो अगर किसी भी और के हाथ लगते तो शायद उसकी नीयत ख़राब हो जाती। लेकिन खौफे खुदा के चलते मुझे वो पर्स अब वापस करना था। मेरी बीवी उस पर्स के पीछे पड़ चुकी थी और वो बार बार मुझसे पूछे जा रही थी कि उस पर्स में क्या है, उस पर्स में क्या है, उस पर्स को खोलकर देखना चाहिए या फिर वो पर्स हमें ही रख लेना चाहिए। लेकिन मुझे उसे बताने में भी थोड़ा डर लग रहा था कि अगर ये इतनी बड़ी रकम देखेगी तो शायद ये मुझे भी बरगला दे और ये पर्स वापस ही ना करने दे। बहरहाल मुझे डर था और मैं डर में यही सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। रात को मेरी अचानक से नींद खुली तो मेरी बीवी जो है वो बिस्तर से गायब थी और हमारे आगे वाले रूम की लाइट भी जल रही थी। जैसे ही मैं उठकर आगे वाले रूम में गया तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि मेरी बीवी उस पर्स को खोलकर बैठी हुई थी और सारे जवाहरात और सारे पैसे निकाल कर बैठी थी और पैसों को भी देख रही थी और जवाहरात खुद पर पहनकर ट्राई भी कर रही थी। मैंने जैसे ही ये देखा तो मेरा खून खौल गया। मैंने उसे आवाज़ दी कि ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर्स को हाथ लगाने की? वो बोली कि आप तो इसमें खोलने दे नहीं रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही खोल कर देख लूँ। आखिर ये किसका पर्स है, अब मुझे बताएं, और ये जेवरात और ये पैसे आखिर किसके हैं? अगर ये हमारे हैं तो हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल सुकून से कट जाएगी। मैंने कहा ये ना हमारे हैं ना ही ये ज्वेलरी हमारी है, ये किसी और की अमानत है। तुम्हें मैंने मना किया था कि इन सब चीज़ों को खोल कर ना देखना। तो वो कहने लगी मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें हमारी ही हैं, अगर हमारे पास है तो हमारी है। आपको ये पर्स आपके रिक्शा में मिला है ना, तो फिर ये हमारा हुआ ना। और आप तो 2 दिन से उस लड़की को ढूंढ भी रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है, तो अब हम क्यों ना ये इसे रख लें, ये समझ लें कि हमें ये खुदा की तरफ से आता है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई चीज़ भूल जाए तो हमें रखना गवारा नहीं करते, और ऐसे कोई खुदा की अता नहीं होती कि कोई चीज़ छोड़ गया और उसको उठाकर हम ले आएँ और हमारी समझ लें। तुम ये फटाफट पैक करके वापस रख दो, इसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। लेकिन वो ज़िद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे उसे बहुत बुरा भला कहना पड़ा, तब जाकर उसने वो गहने वहीं पर टेबल पर पटके और कमरे में रोते हुए चली गई। मैंने वो गहने अवेरे और उसे वापस पर्स में वैसे ही जमा कर रख दिए जैसे वो पहले थे। सारे पैसे भी उसमें जमा दिए और अब मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह उठते से ही मैं सबसे पहले उस कॉलोनी में गया जिसे जैस्मिन पार्क कहते थे, और वहाँ जाकर मैंने उस मैडम को तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बैग के चक्कर में मेरी बीवी से मेरे 3 बार झगड़े हो चुके थे और ये बैग अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे उस लड़की तक पहुंचाऊं। मन तो ये कर रहा था कि इसे किसी तालाब या उसमें समंदर में फेंक आऊं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी भारी रकम अगर वो लड़की मुझसे मिलकर मांग लेती तो मैं अपनी ज़िंदगी भर में भी ना चुका पाता। बहरहाल मैंने बहुत ढूंढा लेकिन फिर से मुझे जैस्मिन पार्क में वो हवेली मिली ही नहीं। आज फिर एक और बंदे से मैंने पूछा कि ये हवेली कहाँ पड़ती है, तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो इससे पहले पूछने पर मुझे मिला था कि यहाँ पर कोई हवेली है ही नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रेलवे स्टेशन जाकर देखा जाए, आज फिर से ट्रेन का इंतज़ार किया जाए, हो सकता है वो लड़की फिर से मुझे मिल जाए और मैं उसका ये पर्स उसे लौटा दूँ। बहरहाल दिन भर मैंने अपना काम किया और रात को मैं फिर से रेलवे स्टेशन पहुंच गया, और आज इत्तेफाक से वापस से वैसा ही माहौल मुझे मिला जो पहले दिन उस लड़की से मुलाकात पर मुझे मिला था। आज फिर से रेलवे स्टेशन पर सुनसान और वीरानापन मौजूद था, और आज भी वैसा ही लग रहा था जैसे रेलवे स्टेशन पर मैं अकेला ही मौजूद हूँ। फिर से वही 2 बजे वाली ट्रेन आई और उसमें से वही लड़की सामने से उतरते हुए आती हुई दिखाई दी। मेरा दिल खुश हो गया कि आज फिर से इससे मुलाकात भी हो जाएगी और मैं इसकी अमानत इसको लौटा दूंगा। वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आई और आते से ही मुझसे पूछी, क्या बात है, आज आपको पता था कि मैं वापस आने वाली हूँ, जो आप इतनी जल्दी यहाँ आकर खड़े हो गए? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर सवारी के लिए खड़ा था और आप इधर से आती हुई दिखाई दी। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपको कुछ लौटाना भी है। तो वो कहने लगी क्या लौटाना है? तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले गाड़ी में चलिए, फिर हम वहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद हम दोनों ऑटो तक पैदल चलकर आए और मैंने ऑटो में आते ही उन्हें सबसे पहले उनका पर्स दिखाया। तो वो कहने लगी मिस्टर फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अमानत मुझ तक पहुंचा दी। आप चाहते तो इसमें इतना पैसा था कि आप रख भी सकते थे, लेकिन आपने नहीं रखा, आप बहुत ईमानदार हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में अल्लाह का डर है और मैं उससे बहुत डरता हूँ और किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो। अगर मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने इसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया है। तो वो कहने लगी लेकिन इसमें कुछ कम है। मैंने कहा मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, आप मेरा यकीन करें।
तो वो कहने लगी आप अच्छे से सोच लीजिएगा, इसमें कुछ कम है। बहरहाल मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर फारूक, आपने ये पर्स मुझ तक पहुंचा दिया है, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार हैं और मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर उसने उसी बैग में से एक नोटों की गड्डी निकाली और मुझे ऑफ़र की। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इन सब कामों के लिए पैसे नहीं लेता। तो वो कहने लगी कि अगर आप चाहते तो पूरे रख सकते थे, लेकिन आपने नहीं रखे, इसीलिए मैं ये बतौर तोहफ़ा आपको दे रही हूँ। मैंने कहा मुझे ऐसा तोहफ़ा नहीं चाहिए जो हमारी दोस्ती को या फिर इस रिलेशन को ख़राब करे। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे पैसों से जज करें। तो उसने बोला कि वाह, पहली बार मैंने आप जैसा खुददार इंसान देखा है, वरना लोग पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। आपकी और हमारी अब खूब जमेगी मिस्टर फारूक। बहरहाल उसके बाद उन्हें ऑटो में बिठाया और मैंने उनसे रास्ते भर बात की। रास्ते में बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो कहने लगी बिल्कुल पूछिए। मैंने कहा कि मैं दिन में आपकी हवेली के उधर आया था, लेकिन ना हवेली मिली ना आप मिली, और मैंने किसी से पूछा तो वो कहने लगे कि हवेली तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वो कहने लगी कि आप दिन में क्यों आए, दिन में वो हवेली आपको नहीं दिखेगी, वो सिर्फ रात में ही दिखती है। और वो ज़ोर से हंसने लगी। मुझे लगा वो मजाक कर रही हैं, लेकिन वो सीरियस थी। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि आज तो हवेली मिल जाएगी ना, वरना आपको मैं कहाँ पर छोड़ूंगा। तो वो कहने लगी कि आज आपको हवेली भी मिल जाएगी और आज आप हमारे साथ अंदर भी चलोगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही हम जैस्मिन पार्क पहुंचे, उन्होंने रास्ता बताया। आज बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि हो सकता है मैं उस दिन गलत रास्ते पर गया हूँ। आज गए तो 2 टर्न के बाद ही वो हवेली सामने ही दिखाई दी। हवेली के सामने मैंने ऑटो रोकी और मैंने उनसे कहा कि कमाल की बात है, मैं दिन में आया, मैंने यही टर्न लिए, लेकिन ये हवेली दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि शायद मिस्टर फारूक आप रास्ता भटक गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह हवेली यहाँ पर ना हो। ये हवेली अभी कैसे आ गई, और रातों रात तो इस हवेली को तैयार करना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है, हम कोई जिन्नात थोड़ी ना है। उनकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आई और वो भी हंसने लगी, और वो कहने लगी अब हमें खिदमत का मौका दीजिए और आप अंदर आइए। मैंने कहा ठीक है, आज मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज आपने मेरी बात रख कर मुझे इज्जत दी है, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा। और मैं उनके साथ अंदर चला गया। बाहर से दिखने में किसी खंडर की तरह दिखने वाली यह हवेली अंदर बिल्कुल इसके उलट थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हवेली जो बाहर से ऐसी दिख रही है, अंदर से इतनी आलीशान और इतनी खूबसूरत होगी। मखमली कालीन पूरे फर्श पर बिछा हुआ था। अव्वल दर्जे के फर्नीचर वहाँ पर मौजूद थे। दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी और किसी महल की मानिंद यह हवेली अंदर से लग रही थी। मेरी आंखें तो चकाचौंध रह गई उस हवेली के नज़ारे देखकर। मैंने कहा क्या सच में ये आप ही की हवेली है? तो वो कहने लगी नहीं नहीं, मैं तो यहाँ किराए से रहती हूँ, और ज़ोर से हंसने लगी। मैंने कहा मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच पूछ रहा हूँ, क्या ये आपकी ही हवेली है? उन्होंने कहा मिस्टर फारूक ये हमारी ही हवेली है। वैसे मैं लगती नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे खासे पैसे वाली हूँ। मैंने कहा वो तो आपका पर्स देख के मैं समझ ही गया था कि आप कोई गरीब गुरबा फैमिली से नहीं है हमारी तरह। तो वो अचानक मुंह बनाकर कहने लगी आप अपने आप को गरीब ना समझे, आपके पास ईमान की दौलत है और आप खुददार भी हैं। आप हमसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि हम इतने खुददार नहीं जितने आप हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आइए आप सबसे पहले अंदर आइए। हम अंदर गए, उसके बाद हम डाइनिंग रूम में गए, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छे किस्म की टेबल रखी हुई थी और आसपास चेयर लगी हुई थी, और बीच में खाना रखा हुआ था, और खाना ऐसा जैसे किसी ने अभी ही इस टेबल पर सजाया हो। मैंने कहा मिस शीरीन, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हम दोनों जब यहाँ नहीं थे तो ये खाना कैसे आ गया यहाँ पर, और ये बिल्कुल गर्म है? तो वो कहने लगी हमारे घर में एक हमारी मुलाजिमा है, उसने ये सब तैयार करके रखा है। उसे पता है हम इसी टाइम पर घर आते हैं, इसीलिए वो सब कुछ तैयार करके रेडी करके रखती है। आइए अब बातों में वक्त ना गंवाएं, हम खाना खाते हैं। वो सामने की तरफ बैठी और मुझे उनके ठीक सामने बिठाया, और उसके बाद कहने लगी बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने जैसे ही बिस्मिल्लाह करी तो इस तरह का लजीज खाना अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं खाया था जो उस दिन खाया। और टेबल पर इतनी तरह की डिशेस मौजूद थी जो शायद किसी 5 स्टार होटल में भी मैं कभी मंगा कर नहीं खा पाता। बहरहाल खाना खाया, उसके बाद वो बहुत सारी बातें करने लगी और अपने बारे में मुझे बताने लगी। वो कहने लगी कि जिस दिन तुम्हें हमारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी उस दिन शायद तुम हमसे दोस्ती नहीं रखोगे फारूक, क्योंकि तुम्हें अभी हमारी हकीकत पता नहीं है। मैंने उनसे पूछा इस बात का क्या मतलब है? तो वो यही कहने लगी कि वक्त आने पर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। बातों ही बातों में उन्होंने कई बार ये बात बोली तो मुझे उन पर शक होने लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? इतनी खूबसूरत हसीन लड़की, और वो भी दोस्ती करने के लिए, कौन मना कर सकता था? मैं भी एक इंसान था। मैंने उनसे दोस्ती कर ली और उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी होने लगा। बहरहाल उस रात मैं करीब 3 बजे तक वहीं पर था।
फिर अचानक मेरी वाइफ का कॉल मेरे मोबाइल पर आया तो मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे घर जाना होगा क्योंकि घर बार देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहने लगी बिल्कुल जाइए, आपका किराया तो लेते जाइए, 2 बार का किराया हमारे ऊपर ड्यू हो चुका है। उसके बाद उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। तो मैंने कहा हमारे तो 1000 बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1000 हमारी तरफ से आपकी ईमानदारी का तोहफा है, अब ये तो आपको लेना ही होगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो पैसे लिए। उसके बाद मैं घर आ गया। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।